स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है पॉलिटिक्स का, आज उसी का हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। हमने पॉलिटिक्स में मौलिक अधिकार का कई वीडियो खत्म कर दिया, 2 या 3 पार्ट्स में। आज ये लास्ट पार्ट है, मौलिक अधिकार इससे खत्म हो जाएगा। अब मौलिक अधिकार से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने मौलिक अधिकार के एकदम डिटेल से पढ़ाया है। मौलिक अधिकार से अब इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, जिस तरीके से मैंने खत्म कराया है। और बहुत से लोग लगातार वीडियो पर कमेंट करते चल रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को सभी का धन्यवाद जिन लोगों ने हमारी मदद की है हमारे इस कार्य में। जो लोग कमेंट करते हैं उन सभी का भी धन्यवाद। तो चलिए हम लोग समय को जाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 32 से 35 बचा था, वो आज हम लोग कंप्लीट करा देंगे। आर्टिकल जो 32 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आर्टिकल 32, इस आर्टिकल 32 को हमारे संविधान के जिसे निर्माणकर्ता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर ने इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्बेडकर सर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा हृदय कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेकर के एक अनुच्छेद 31 तक या अनुच्छेद 35 तक जो मौलिक अधिकार आते हैं, तो उनमें से जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, मतलब जैसे मान लो कि हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 14 के तहत, हमें अनुच्छेद 15 के तहत जाति धर्म लिंग के आधार पर कहीं पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। शिक्षालय में, शिक्षा संस्थाओं में जो आरक्षण की बात की गई है, ये सब जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मान लो कि हम सरकार अगर हमारा इसका हनन कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तो हमारे जिन मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन संस्थाओं के खिलाफ क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। रीट का मतलब एक प्रकार से उसके खिलाफ उसको धमकी दे सकता है एक तरीके से कहे तो, या उसको इसके लिए डांट सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकारों को हनन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि उन संस्थाओं के खिलाफ क्या करे, कार्रवाई कर सकता है। तो आर्टिकल 32 के तहत अगर आर्टिकल 32 ना होता तो आपके मौलिक अधिकारों को हनन होता तो आप कहाँ जा सकते थे। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। तो और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 के तहत जो रीट जारी की जाती है ये सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी, और जो हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत वो रीट जारी करता है। और दूसरी बात कि ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का पावर हाई कोर्ट से अधिक है, लेकिन रीट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। ये बात याद रखना, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है और आईएएस में भी पूछा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपसे कहीं पर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का पावर हमेशा हाई कोर्ट से अधिक होता है, तो हमेशा नहीं होता, अधिक होता है पावर, लेकिन रीट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट जो होता है वो अधिक पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के खिलाफ रीट जारी कर सकता है, यानी मौलिक अधिकारों का आपका हनन होगा तो ही आप सुप्रीम कोर्ट के जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी करेगा। लेकिन हाई कोर्ट होता है, मौलिक अधिकारों के सिवा अन्य किसी मामलों में भी अगर आप जाएंगे तो भी वो रीट जारी करेगा। यानी रीट के मामले में अब हाई कोर्ट को पावर अधिक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पूछा जाता है पहला तो कि अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 32 में लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब हमें जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार का हनन होने पे हम लोग संविधान क्या कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसकी क्या कर सकती है, जांच कर सकती है, उसके खिलाफ रीट जारी कर सकता है। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि संविधान के नियमों का अगर पालन नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे संस्थानों के खिलाफ क्या कर सकता है, अपना एक रीट जारी कर सकता है। वो रीट कितने प्रकार के जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध, एक है उत्प्रेषण और एक है अधिकार परीक्षा। इनमें से जान लीजिएगा कि सबका अंग्रेजी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल हिंदी दे देगा एक तरफ और 4 तरफ उसका अंग्रेजी दे देगा। कहेगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मिलान कीजिए तो इधर दे देगा, उसके सामने मान लो दे दिया मेंडेमस, और परमादेश के आगे लिख दिया हाइबियस कार्पस, प्रतिषेध के आगे लिख दिया सर्सियोरी, उत्प्रेषण के आगे दे दिया प्रोहिबिशन। तो मैच कराने के लिए दे देगा, तो भी आपको याद रखना जरूरी है। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति देश का नागरिक है और उसे किसी व्यक्ति ने गुलाम बना लिया, जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, इसका नाम है ए, और एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी। इस बी ने इस ए वाले व्यक्ति को क्या कर लिया, कैद कर लिया। बी ने ए वाले व्यक्ति को अपने यहाँ कैद कर लिया। अब ए वाले व्यक्ति की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा व्यवस्था हुआ है कि ए व्यक्ति जो कैद में है बी के, तो
इसका कोई संरक्षक या इसका कोई गार्जियन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जा करके इस बी वाले व्यक्ति के खिलाफ रीट जारी करवा सकता है कि भाई आपने उस व्यक्ति को जिसको कैद किया है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने या न्यायालय में प्रस्तुत करे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही है कि जिस व्यक्ति को जेल खाने में या कोई पुलिस या कोई अधिकारी जो पकड़ के जेल में रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, उस अधिकारी के खिलाफ, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों संस्थाओं के खिलाफ रीट जारी करके उसे न्यायालय में उपस्थित होने के लिए क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत बार पुलिस क्या करती है, पकड़ के लेके जाती है किसी व्यक्ति को, तो ऐसे समय में अगर उसके मौलिक अधिकारों को हनन करता है, जानते हैं कि अनुच्छेद 22 के तहत हमें जब पुलिस हमें पकड़ने आती है तो हमें कारण जानने का अधिकार है कि हम पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमें भाई आप क्यों पकड़ रहे हैं। अगर कारण नहीं बताता है तो यह एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार को हनन है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में अधिकार दिया गया है, जानने का अधिकार है, हमें वकील करने का अधिकार है, ये सब हमको नहीं दिया, टाइम नहीं दिया उस पुलिस वाले ने। तो हमें क्या है कि हम ऐसे समय में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इस पुलिस ने हमें हमारे इन अधिकारों को हनन किया है, मुझे कारण नहीं बताया, मुझे वकील नहीं करने दिया, 24 घंटे में मुझे जिला मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया, अनुच्छेद 22 का अगर हनन हुआ तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पुलिस के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बात याद रहे। तो ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों सरकारों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। जैसे कि एक मूवी था जय भीम, तो एक कन्या ने जो मुझसे पूछा भी था इसी पर, तो उसी में था बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब। उसमें अगर जय भीम में आप मूवी देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति था जो जेल में ही पुलिस वालों ने इतना मार मारा था कि बेचारा मर गया था। तो उसके जो उसका वकील था या जो उसकी पत्नी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे मामले को लेकर कि भाई जो मेरा व्यक्ति है जो जेल में है उसे प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है। तो वो न्यायालय में गया था, न्यायालय में से उसको प्रस्तुत करने के लिए क्या किया गया था, रीट जारी करवाया गया था। इसीलिए लड़ाई था बंदी प्रत्यक्षीकरण का, इसीलिए उस पिक्चर का नाम था हैबियस कार्पस मामला था, कि इसके तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। फिर उसके बाद आता है परमादेश, जिसे कहते हैं मैंडेमस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं परमादेश को, मैंडेमस कहते हैं। यह निजी संस्थानों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। परमादेश में क्या होता है, परम आदेश समझते हैं, परम आदेश का मतलब होता है कि एक ऐसा आदेश जो परम है, उससे बड़ा कोनो आदेश नहीं, उसे कहते हैं परमा आदेश। परमा आदेश का मतलब हुआ कि जब कोई सरकारी संस्थाएं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही हैं, जैसे मान लो कि BHU हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, अब ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये अपन कार्यालय टाइम है 9 बजे का आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे, उनका कोई फिक्स नहीं है। यूनिवर्सिटियों का कोई अपना काम ही फिक्स नहीं है। ये जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, ये सरकारी संस्थाएं जब अपना कार्य ठीक से नहीं करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट इन सरकारी संस्थाओं को क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि परमादेश है, मैंडामेस है। क्योंकि हमारे देश में सरकार 3 होती हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो जब कार्यपालिका अपना कार्यक्रम ठीक से नहीं करेगा तो उसका कार्य कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो न्यायपालिका ऐसे स्वयं कर सकता है। लेकिन इसमें इसका कुछ अपवाद है कि परमादेश जो होता है ये किसी निजी संस्थानों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आदेश है जिसे निजी संस्थानों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, तो वो है परमादेश। और फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ भी यह जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई ये सबसे बड़े पद होते हैं, तो आप सबसे बड़े अधिकारी को भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं ले सकते, इसलिए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। फिर आगे है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जिसे कहा जाता है। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ निकाला जाता है। उच्च न्यायालय जैसे भाई हमारे देश में कौन है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए कि जैसे मामला ये बनारस का है, कोई एक मामला बनारस का है और इसकी सुनवाई कर रहा है जौनपुर, ये बनारस है, बनारस, और इसकी सुनवाई कर रहा है जौनपुर। अब ये मामला बनारस का था, जौनपुर सुन रहा है, लेकिन जबकि ये जौनपुर के क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे समय में अब ये हाई कोर्ट जो हमारे यहाँ का इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये इलाहाबाद क्या कर सकता है, इसको आदेश दे सकता है कि भाई ये जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र से बाहर है, हाई कोर्ट के अंतर्गत तो है ये, लेकिन इस जौनपुर वाले के अंतर्गत नहीं है। तो ऐसे समय में ये हाई कोर्ट इस न्यायालय को कार्य करने से क्या कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को मना सकता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो न्यायालय ऐसा कोई कार्य कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब जैसे आपको जो अधिकार दिया गया आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे समय में उच्च न्यायालय जो होते हैं अपने से निम्न न्यायालय को
रोक सकते हैं, उस फैसले को देने से पहले क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। मतलब प्रतिषेध यानी जो प्रोहिबिशन है, एक तरीके से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपना फैसला देने से पहले ही क्या करता है, रोक सकता है। इसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। तो अनुच्छेद ये 32 के तहत आता है। फिर उसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्सियोरी। इसको क्या बोलते हैं, सर्सियोरेरी बोलते हैं इसको, सर्सियोरेरी। किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। ये किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय की ओर भेजने के लिए जारी किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट मैं जो पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 32, ये उच्च न्यायालय द्वारा अपने निम्न न्यायालय को, जैसे मान लो कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है। अब ये मामला जैसे इलाहाबाद का है, एक जैसे मान लो कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, भोपाल हाई कोर्ट का है, तो ये लोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर कार्य कर रहे होंगे ये दोनों, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे समय में क्या कर सकता है, उनसे कहेगा कि ऐसा करो भाई, तुम ये फैसला मत दो, तुम इस फैसले को मेरे पास भेज दो। यानी कि ये लोग जिस पर कार्य कर रहे होंगे तो उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालयों से उनके केस अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट यानी इलाहाबाद से, भोपाल से, इन सब से केस क्या कर सकता है, अपने पास बुला सकता है। फिर कहेंगे यही बात तो सर इसमें भी था, यही बात इसमें। तो प्रतिषेध वाले में क्या है कि निर्णय देने से पहले ही उस पर रोक लगा दिया जाएगा। निर्णय देने से पहले ही रोक लगा दिया जाएगा कि आप उसका निर्णय नहीं दे सकते हैं। लेकिन उत्प्रेषण वाले में क्या है कि इसमें निर्णय अगर किसी हाई कोर्ट ने दे दिया है, किसी हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, तो उसके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट बदलने के लिए अपने पास मंगा सकता है। इसे कहा जाता है उत्प्रेषण। यानी उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना भाई, उत्प्रेषण मतलब ऊपर भेजना, ऊपर प्रेषित करना। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है अनुच्छेद 32 के तहत, ई के तहत अधिकार परीक्षा को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद अवैध रूप से प्राप्त करने से रोकना। मतलब किसी व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ अभी जो ओम बिड़ला साहब है भाजपा के, ये एक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष भी है, तो उनकी जो पुत्री है उनको एक IAS मान लो बना दिया गया है, IAS। तो अब ऐसे समय में ये जो IAS पद उनको दे दिया गया बिना एग्जाम दिए ही, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनको उनके पद से हटा सकता है। क्योंकि कोई भी जो सार्वजनिक पद है उसको कोई व्यक्ति अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर उसे प्राप्त कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ करके कि आपने ये पद कैसे प्राप्त कर लिया, ये जान करके उसको उसके पद से हटा सकता है। ये अधिकार परीक्षा इसी के तहत आता है, को वारंटो के तहत। इसको इंग्लिश में कहते हैं को वारंटो। तो याद रहे कि कोई व्यक्ति जब कोई पद गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको पूछ सकता है कि आपको यह पद क्यों मिला है, और गलत ठहराए जाने पर वह पद रिक्त कराया जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। यानी उसी के अंदर जो आता है अधिकार परीक्षा के तहत, यानी सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से प्राप्त करने से रोकना है, इसका उद्देश्य है अनुच्छेद 32 के तहत। फिर ये तो था अनुच्छेद 32 का, तो इतने पूरे मामले खत्म हुए। फिर आता है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, इसे ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक झलक इसको भी देख लिया जाए, क्योंकि मैंने सोचा है कि सभी खत्म करेंगे, सभी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 33, इस भाग द्वारा अधिकारों का बलों आदि को लागू करने में उपांतरण करने की संसद को शक्ति दी गई है। इसका मतलब हुआ कि जैसे हमें मौलिक अधिकार जितने भी दिए गए हैं, हमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि कभी कभी किसी जिले में या किसी राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ पर हिंसा भड़क जाती है। अब हिंसा भड़क गई तो वहाँ पर हमारे यहाँ क्या लगाना पड़ता है, सेना लगानी पड़ती है। जब सेना लग जाएगी उस क्षेत्र में, तो ऐसे समय में अगर आप अपने मौलिक अधिकारों के तहत चलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी गाएंगे, किसी को भी गाली देंगे, क्योंकि आपको अधिकार था इससे। तो अनुच्छेद 19, 20, 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार सब था, व्यापार करने का अधिकार। तो ऐसे समय में अब आप नहीं कर सकते ना। तो अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है कि जब आपके यहाँ बल आदि को लागू होने से जो आपको बहुत सी शक्तियों पर आपके क्या किया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जब सेना लागू कर दी जाएगी, सेना व्यवस्था, तो आपके कई अधिकारों को रोक दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 33 के तहत है। फिर अनुच्छेद 34 में क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। वही बात जो इसमें कही गई है वही बात इसमें कही गई है। क्या इसमें क्या क्या आ गया, उन अधिकारों का आपको कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे उसकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 33, 34 इसे बातें एक ही करती है कि ऐसे समय में आपके कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाएंगे, उसका अनुच्छेद 34 में बात की गई है। फिर अनुच्छेद 35, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के नियम।
जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक, तो इसमें 12 से 34 तक के जो अधिकार हैं उनको किस प्रकार से प्रभावी किया जाएगा, उन अधिकारों को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, इसके संबंध में जो उपबंध है, जो कानून है, कैसे लागू किया जाएगा, प्रभावी कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 35 के तहत। तो ये एक तरीके से मौलिक अधिकार का आज वीडियो आखिरी था और ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे DPSP, जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर 51 तक है। तो वो भी दो वीडियो में उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो में हम सोचेंगे कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। तो बस इतना ही करते हैं आज। सभी को धन्यवाद और गुड नाइट, बाय।